हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड आज हम डिस्कस करेंगे सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के। सबसे पहले सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के क्या डिस्प्यूट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी मंथ में चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड लॉ में चेंज किया और उसमें ये कोशिश की कि ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं ये छोटे छोटे 8 आइलैंड्स हैं और इनके आसपास अपनी आर्मी की प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश की ताकि सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर अपना कब्जा जमा सके। बदले में जापान जो है उन्होंने भी अपने कोस्ट गार्ड लॉ में चेंज किया और ये बोला कि अगर कोई एनी इंट्रूडर कोशिश करता है इन आइलैंड्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने का तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं वो ईस्ट चाइना सी में एग्जिस्ट करते हैं और सेनकाकू आइलैंड्स को अलग अलग देश के द्वारा चाइना, जापान, ताइवान के द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान के द्वारा सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है, चाइना के द्वारा दियाऊ आइलैंड्स और तियायुती आइलैंड्स ताइवान के द्वारा इनको बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ईस्ट चाइना सी में है, 3 देश अपना अपना क्लेम यहाँ पर करते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 1971 से ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं वो जापान के अंडर में आते हैं। इन सेनकाकू आइलैंड्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस में अगर 3-4 पॉइंट्स हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स हैं वो इस एरिया से गुजरते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है वो रिच फिशिंग प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, मतलब फिश का प्रोडक्शन काफ़ी यहाँ पर होता है, इसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के मतलब ऑयल्स के रिजर्व्स काफ़ी पाए जाते हैं, इसके लिए ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की हम बात करें। 1895 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये जो एरिया है सेनकाकू आइलैंड्स वो जापान के अंडर आता था। 1951 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को जापान और यूएसए के बीच में एक ट्रीटी होती है। उसमें क्या होता है, उस ट्रीटी के तहत जापान जो है वो अपने अंडर आने वाले कुछ आइलैंड्स को छोड़ देता है, उनके ऊपर अपना अधिकार छोड़ देता है, जिसमें ताइवान भी शामिल होता है। अब 1951 में ट्रीटी के तहत छोड़ता है जापान, लेकिन 1971 में जो यूएसए है उन सारे जो भी आइलैंड्स के ऊपर क्लेम जापान छोड़ता है उनको वापस रिटर्न कर देता है जापान। अब वो जो रिटर्न करता है उन आइलैंड्स में नानसेई सोटो नाम के आइलैंड्स भी थे और वो नानसेई सोटो आइलैंड्स का ही पार्ट था सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि सेनकाकू आइलैंड्स में 8 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो शुरुआत में जो 5 आइलैंड्स हैं वो जापान के डायरेक्टली अंडर थे और 3 आइलैंड्स प्राइवेट सिटीजन्स के पास थे, तो उनसे खरीद लिए जापान ने इन आइलैंड्स के पार्ट को। तो इस तरीके से कंप्लीट सेनकाकू आइलैंड्स है वो जापान के अंडर आ जाता है। अब ये जापान का क्लेम है। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत जो नानसेई सोटो आइलैंड्स आए उसी का पार्ट थे सेनकाकू आइलैंड्स, और इसी तरीके से 1971 से डायरेक्ट डोमिनेंस में है सेनकाकू आइलैंड जापान के अंडर। ये जापान का क्लेम हो गया। अब जो चाइना है वो अपना क्लेम क्रिएट करता है। देखो 1960s तक तो चाइना ने कोई क्लेम नहीं किया था यहाँ पर, लेकिन जैसे ही चाइना को पता चला कि अरे यहाँ तो बहुत सारे ऑयल रिजर्व हैं, यहाँ तो बहुत सारा ऑयल ही ऑयल है, तो चाइना को लगा कि क्यों ना इसके ऊपर अपना क्लेम किया जाए। तो चाइना ने अपना खुद का स्टैंड बना लिया। जैसे चाइना खुद का स्टैंड खुद ही बना लेता है, स्पेशली हमारे इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिसके ऊपर चाइना अपने अकॉर्डिंग क्लेम करता रहता है कि नहीं नहीं ये तो चाइना का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का पार्ट है, ईस्टर्न लद्दाख का कुछ पार्ट ये नहीं ये भी चाइना का पार्ट है। तो इसी तरीके से सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर भी चाइना ने अपना क्लेम किया। चाइना ने बोला कि 1951 में जब आपने कुछ आइलैंड्स को छोड़ा था जिसमें ताइवान भी शामिल था, तो उसी में आते थे सेनकाकू आइलैंड्स। चूँकि ताइवान के ऊपर हमारा हक है इसलिए सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर भी हमारा हक है। ये है चाइना का स्टैंड। अब यूएस का स्टैंड देख लेते हैं। यूएस देखो 1969 में जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, 37वें प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, कहाँ के, यूएसए के।
तो यूएसए ने 1995 तक ये स्टैंड रखा कि चाइना, जापान और ताइवान तीनों मिलकर के इस प्रॉब्लम को सोल्व करें। ये यूएसए का स्टैंड था 1995 तक। 1996 के बाद में यूएसए ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। यूएसए में राष्ट्रपति आते हैं बिल क्लिंटन, और उन्होंने ये बोला कि ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है ना, वो यूएस और जापान की एक सिक्योरिटी ट्रीटी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसके आर्टिकल 5 के तहत आते हैं। मतलब यूएस की जिम्मेदारी है इन आइलैंड्स की सुरक्षा करना, इनका प्रोटेक्शन करना, इनकी सिक्योरिटी करना। अब क्या है ये यूएस और जापान की जो सिक्योरिटी ट्रीटी, देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जापान जो है, जापान की आर्मी वो काफ़ी स्ट्रेंथन थी, काफ़ी अच्छी तरीके से पावरफुल थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान की हार होती है तो यूएस से जापान के साथ एक ट्रीटी करता है कि आप अपनी सेना मत बनाओ, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के जो राजा थे उनके साथ करते थे कि आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ आप हमें कुछ बदले में कुछ चीज़ें दो, हम आपकी राज्यों की रक्षा करेंगे। इसी तरीके से यूएसए ने बोला कि आप अपनी सेना खुद मत बनाओ, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसी ट्रीटी के तहत ये बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है वो भी जापान का था, क्योंकि 1895 से जापान के अंडर था। तो सेनकाकू आइलैंड्स की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करना भी यूएसए की जिम्मेदारी है। अब मिस्टर जो बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, उन्होंने डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि ये सेनकाकू आइलैंड्स को अगर कोई परेशानी होती है तो यूएसए इसका जवाब देगा। उसके बाद में मिस्टर ट्रंप जो है वो तो बिल्कुल चाइना के साथ में एंटी रहे, तो चाइना के लिए, चाइना को एक प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए इस एरिया में काफ़ी आर्मी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइजेज हुई, जिसको लेकर के चाइना ने काफ़ी कंसर्न क्रिएट किया, क्योंकि ईस्ट चाइना सी में चाइना अपना दबदबा क्रिएट करना चाहता है। ना ही ईस्ट चाइना सी में बल्कि साउथ चाइना सी में भी चाइना को लगता है कि उसे अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में जो भी हिस्ट्री है, जो भी प्रॉब्लम्स है इस एरिया में, वो सब कुछ हमने डिस्कस की। सबसे मेन रीजन है इसकी इम्पोर्टेंस, यहाँ पर ऑयल रिजर्व है, रिच फिश प्रोडक्शन होता है, शिपिंग लेन्स यहाँ से गुजरती हैं, इन सब की वजह से ही ये सारे डिस्प्यूट्स हैं। देखो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे एस्पेक्ट्स उस एरिया में जब जुड़ते हैं तभी कोई प्रॉब्लम होती है। अब कोई जगह है जहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, या तो उस चीज़ का कोई ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, या आईआर के इंपॉर्टेंस से वो पॉइंट इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तभी उसके लिए डिस्प्यूट होता है। ऐसे किसी भी एरिया के लिए डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो जाता कि किसी भी एरिया के लिए बोल दिया जाएगा कि नहीं ये हमारा है, दूसरा देश क्लेम करे नहीं ये हमारा है। उस एरिया का समझ लो कोई ना कोई इकोनॉमिक, कोई ना कोई जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, वहाँ कोई ना कोई अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट न्यूज, 1 लाख टन्स ऑफ ग्रेन गिवन अंडर PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई के महीने में अब तक 40 लाख टन फ्री फ्रूट ग्रेन्स, मतलब इसमें प्रॉमिस किया गया था कि इस योजना के तहत इतना 40 लाख टन्स ऑफ फ्री फ्रूट ग्रेन्स दिया जाएगा, जिसमें से 1 लाख टन्स तो दिया भी जा चुका है। ऐसा किसके द्वारा? जो फूड सेक्रेटरी हैं सुधांशु पांडे, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है। मतलब पहले 10 दिन में ही इतने लोगों को 80 करोड़ बेनिफिशियरीज में से 2.03 बेनिफिशियरीज के पास में ग्रेन्स पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, बॉडीज ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम्स फाउंड फ्लोटिंग इन गंगा। देखो अभी तो सिर्फ ये लगाया जा रहा है कि गंगा में जो बक्सर वाला रीजन है, जहाँ पर चौसा वाला रीजन, वहाँ पर कुछ फ्लोटिंग बॉडीज़ मिली हैं गंगा में बहती हुई। हालांकि यह आरोप लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये कोविड-19 से पॉजिटिव हो, और कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से जो गरीब लोग हैं जिनके पास में क्रिमेशन तक का पैसा नहीं है, क्योंकि एक क्रिमेशन करने में लगभग 30,000 to 40,000 इसमें खर्चा आता है, तो फैमिली ने इनको गंगा में बहा दिया है। तो इनको जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो इन डेड बॉडीज़ को खा रहे थे, तो हो सकता है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो इस एरिया में काफ़ी ज़ोर से फैल सके। लेकिन ये शॉकिंग है कि लोग इस तरीके से डेड बॉडीज़ को गंगा में फ्लो कर रहे हैं, ये काफ़ी शॉकिंग है।
गवर्नमेंट को जो हमारे पुअर पीपल्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीन प्रोडक्शन इज बीइंग ग्रेजुअली रैम्प्ड अप। सेंटर ने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में इन्फॉर्म किया है। उन्होंने बोला है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो धीरे धीरे समय के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए ताकि सभी लोगों तक इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम हमने चलाया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमने चलाया है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैड ramped up production from 5 crore doses a month to 6.5 crore doses. A further increase was expected in July 2021. 5 करोड़ से 6.5 करोड़ एक महीने में वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज, तेलंगाना रिफ्यूजेज एंट्री टू कोविड पेशेंट्स फ्रॉम एपी। देखो, आंध्र प्रदेश से जो पेशेंट्स अपना हैदराबाद में अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं तो उसको तेलंगाना की जो भी बॉर्डर शेयर होती है आंध्र प्रदेश से, वहाँ पर रोक दिया गया है उन लोगों को और एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं तेलंगाना में। देखो, इस तरीके से अगर इंडिया में स्टेट ही आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में एक दूसरे स्टेट की हेल्प नहीं करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने स्पेशली जो वैक्सीन के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर का एक टारगेट हमने चला रखा है कि और हम चाहते हैं कि बेहतरीन जो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो इसको ज्वाइन करें। तो जब स्टेट्स में ही आइडियाज़ में अंतर है, डिफरेंस है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सभी लोगों को एक साथ में लेकर के आना बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है, मानते हैं कि एक कुछ लोगों की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होती है, हर स्टेट को अपनी स्थिति अपनी सिचुएशन को मेंटेन करने में परेशानी आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ इशू काफ़ी क्रिटिकल है और उनको सडनली मतलब ज़रूरत होती है कि ऑक्सीजन उनको देना पड़े और बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो उनको देनी पड़े। जब उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो उनकी लाइफ के लिए एक थ्रेटन ये बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज, HC2 टेक अप सेंट्रल विस्टा वर्क प्ली टूडे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए भूमि पूजन हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारा पार्लियामेंट और उसके आसपास वाले जो एरिया में बिल्डिंग्स हैं उसको नई तरीके से बनाया जाएगा। तो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, पिटिशनर्स जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक हाई कोर्ट में इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता कुछ भी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए जो लेबरर्स है काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो उन श्रमिकों की वर्कर जब दूर से आ रहे हैं तो उसकी वजह से कोविड-19 के जो केसेज बढ़ने की वजह काफ़ी हाई हो जाती है। तो जो लोग यहाँ पर नेचुरल तरीके से इसी एरिया में रह रहे हैं उनको वर्क दिया जाए। आप वर्क रेगुलर स्टार्ट कीजिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को, ये जो आवागमन है, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसको बंद किया जाए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रिस्पॉन्ड टू प्ली सीकिंग टू प्रोटेक्ट किड्स ऑर्फन ड्यू टू कोविड। हाई कोर्ट ने सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया था और उसमें ये बोला था कि जो बच्चे कोविड-19 की वजह से परेशान हुए हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जो है ये बच्चे ट्रैफिकर्स का सबसे ज़्यादा टारगेट हैं। उन बच्चों को उठा लिया जाएगा, उन बच्चों से इलीगल वर्क करवाए जाएंगे। तो इसीलिए जो हाई कोर्ट है उसने यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को, इसके अलावा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ जो मिनिस्ट्री है, इन सबको, सिटी पुलिस को, इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन सबको नोटिस इशू किया है कि आप सबकी जिम्मेदारी है मिल करके इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सेव किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ट्रैफिकर्स की नज़रों में वो बच्चे हैं उनसे उनको सेव किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। तमिलनाडु की दो पार्टी AIADMK और DMK, इसमें बताया गया है कि 2016 से 2021 के बीच में जो उम्मीदवार हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी इंक्रीज हुई है। तो AIADMK के जो उम्मीदवार थे उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपैरिजन टू DMK पार्टीज़। यहाँ पर पार्टी वाइज स्प्लिट दे रखा है। AIADMK में ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रिकंटेस्ट किया था, मतलब दोबारा से चुनाव लड़ा, तो 98% लोग कौन है,
इन 64 लोग में 98% करोड़पति हैं और उनकी एवरेज एसेट है 8.34 करोड़। डीएमके में 66 लोगों ने दोबारा से चुनाव लड़ा और 95% लोग करोड़पति हैं और 13.55 करोड़ उनकी संपत्ति है। एससी और एसटी के कैंडिडेट्स एआईएडीएमके में 13 लोग और उनकी वेल्थ में इंक्रीज हुआ है 289%। डीएमके में 5 लोग लड़े हैं दोबारा से और 55% उनकी वेल्थ में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर नाम दे रखे हैं 5 ऐसे लोग जिनकी 2016 से 2021 की तुलना में जो वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो देखो एआईडीएमके के आप 3 यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर नाम दे रखा है कैंडिडेट्स का, उनकी जो वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपैरिजन टू डीएमके। यहाँ पर वीमेन कैंडिडेट्स का भी दे रखा है। जो एआईडीएमके की जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनमें 250% तक वेल्थ इंक्रीज हुआ है, डीएमके की 43% इंक्रीज हुआ है। 2016 से तुलना की जाए तो एआईडीएमके के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 171% इंक्रीज हुआ है उनकी वेल्थ में, ठीक है। 100% से भी ज़्यादा 45 लोगों की और 500% से ज़्यादा लोगों की 9% लोग ऐसे हैं जिनकी 500 से ज़्यादा % भी वेल्थ इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इंडिया वेरिएंट इज ऑफ ग्लोबल कंसर्न। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बोली है कि लास्ट ईयर इंडिया का जो वेरिएंट मिला था वो इस समय ग्लोबल कंसर्न क्रिएट कर रहा है। B.1.617 जो वेरिएंट है इंडिया का, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में परेशानी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, HC पुल्स अप उत्तराखंड गवर्नमेंट ओवर रिलीजियस फेयर्स। देखो जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, उसने इस चीज़ को बनाए रखा है कि रिलीजियस फेयर्स के ऊपर, जो धार्मिक मेले हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, अभी हाई कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हाई कोर्ट ने कंपैरिजन किया है कि कुंभ मेले की वजह से कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, तो जब यहाँ पर रिलीजियस फेयर्स करवाए जाएंगे उत्तराखंड में, हम मानते हैं कि टूरिज्म जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है इस चीज़ से, लेकिन कोविड-19 के केसेज इस समय जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस समय अनुमति नहीं दी जा सकती इस तरीके के रिलीजियस फेयर्स की, ठीक है। यहाँ देखिए, देखो पुलिस स्टेप अप सर्च फॉर ओलंपिक मेडलिस्ट। देखो ये सुशील कुमार हैं जिनको ओलंपिक में रेसलिंग में उनको मेडल्स मिले हुए हैं और उनके ऊपर आरोप है कि एक व्यक्ति की, एक जो रेसलर था उसकी उन्होंने डेथ कर दी है और उसमें ये लोग शामिल थे। हालांकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसकी खोजबीन की जा रही है। मर्डर केस में वो वांटेड हैं सुशील कुमार। जनरल अवेयरनेस की बात है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो सारी जो न्यूज़ हैं वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं। वेस्ट बंगाल में एज ए सीएम ममता बनर्जी ने और उनके 43 मिनिस्टर्स ने चार्ज लिया है, उनको ओथ दिलाएगी गवर्नर के द्वारा, ये सब कुछ बताया गया है। शुभेंदु अधिकारी जो पहले तृणमूल कांग्रेस का ही पार्ट थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट किया गया है, ठीक है। सेकेंड वेव ड्यू टू गवर्नमेंट्स निगलेक्ट, यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट की निगलेंस की वजह से ही सेकेंड वेव इंडिया में आई है। नेक्स्ट न्यूज, मोर फार्मर्स फ्रॉम पंजाब हेड फॉर दिल्ली। देखो दोबारा से जो फार्मर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके लिए? 3 फार्म लॉज आए थे उनके खिलाफ में, और एक तरीके से दोबारा से इकट्ठे होकर के कलेक्शन वे में दोबारा से वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम जो उनको हो रही हैं उन सबको सोल्व किया जाए सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज पर न्यूज़ है, नेपाल पीएम लॉसेज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओली को 122 जो लॉ मेकर्स हैं उसमें 93 वोट सिक्योर्ड किए हैं, लेकिन जितने उनको मेजॉरिटी की ज़रूरत थी उतना उनको नहीं मिल पाया, तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको खो दिया है। मतलब इनकी जो मेजॉरिटी वाली सरकार होने के बाद में भी लोगों ने इसमें, जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इसमें विश्वास नहीं जताया है। ओवर 300 फिलिस्तीन्स हर्ट इन जेरूसलेम होली साइट्स क्लैशेज, ठीक है। देखो इज़राइल जो देश है वहाँ पर जेरूसलेम
वाला जो रीजन है, होली साइट है स्पेशली इस्लामिस्ट लोगों की, तो वहाँ पर उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस समय उनके रोजे चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस होली सिटी के ऊपर उनको प्रवेश दिया जाए, लेकिन वहाँ पर रोक लगा दिए गए। जो इजराइल जो आर्मी है उनके द्वारा, इजराइल पुलिस के द्वारा उनके ऊपर, जो फिलिस्तीन इस्लामिस्ट है उनके ऊपर अटैक करवाया गया, जिसकी वजह से इतने लोग जो हैं परेशान हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज, ईरान कन्फर्म्स दैट इट इज़ इन टॉक्स विद सऊदी अरेबिया। पहली बार ईरान ने ये कन्फर्म किया है कि हाँ, सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है और बातचीत चल रही है। 2016 से ही ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशन है, टाइज जो हैं वो खतरे में थे और उन टाइज के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो हालांकि क्लियर जो स्टेटमेंट है वो भी सामने नहीं आया है, कंप्लीट टॉक्स होने के बाद में ही बोला जाएगा किन किन बातों में उनकी सहमति बनी है। क्योंकि सीरिया टू यमन की अगर हम बात करें, सीरिया टू यमन वॉर, इनमें ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो एक दूसरे के विरोधी के रूप में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान गवर्नमेंट टू सेट न्यू रूल्स टू मीट FATF रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को 2018 से FATF ने डाल रखा है ग्रे लिस्ट में और कोशिश की है, 27 पॉइंट्स दिए थे जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना था। तो पाकिस्तान ने नए रूल्स फिक्स कर लिए हैं कि FATF की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान काम करेगा, ताकि इसकी जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाला जा सके पाकिस्तान को। ये जो FATF है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो काम किया जाता है उसमें एक ग्लोबल वॉचडॉग के रूप में काम करता है FATF। तो इसी के लिए जो पाकिस्तान है वो स्ट्रगल कर रहा है कि पाकिस्तान को भी इसकी लिस्ट से बाहर आना है, क्योंकि जब इस लिस्ट में डालने के बाद में कुछ बैन लगा दिए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान अगर उन जो पॉइंट्स हैं, 27 पॉइंट्स FATF ने दिए, तो उनके ऊपर अच्छे से काम करता है, तो हो सकता है कि आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बाहर कर दे किसको, पाकिस्तान को, इन सारे ये जो ग्रे लिस्ट में शामिल कर रखा है उससे। तो देखो FATF के बारे में, उससे पहले हम WHO के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तालिबान अफगान फोर्सेज डिक्लेयर ईद ट्रूस। 3 दिन के लिए तालिबान और अफगानिस्तान की जो फोर्सेज है उनके बीच में समझौता हुआ है कि हम क्या करेंगे, सीज फायर करेंगे, मतलब गोलीबारी नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। देखो US जैसे ही अपनी सेना वहाँ से बाहर निकाल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि पावर किसके हाथों में ट्रांसफ़र वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।